हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम SN2 रिएक्शन को बहुत ही बेसिक लेवल पे एज वेल एज जितने भी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के SN2 रिएक्शन से आते हैं एग्ज़ाम्स में, आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल लेक्चर होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज SN1 एंड SN2 रिएक्शन बच्चों कॉमन रिएक्शंस हैं जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इवन बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और इसमें हर तरह की चीज़ें, जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हर एक पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूज़फुल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने सबसे पहले SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर बच्चों। धीरे धीरे हम सारी बातें इस SN2 से रिलेटेड जो भी होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे एक मिथाइल ब्रोमाइड ले रखा है और सामने एक न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। OH नेगेटिव यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आगे जाके हम लिस्ट भी देंगे आप लोगों को कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन से हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये जो हमारा मिथाइल ब्रोमाइड है उस पर हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों अगर मैं बेसिक लेवल पे जाऊं तो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं इस मिथाइल ब्रोमाइड की बात करूं तो कार्बन के साथ ब्रोमीन यहाँ पे इस तरह से अटैच है। अब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो स्लाइटली ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा, क्योंकि ब्रोमीन आपका कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हमारा पार्शियल नेगेटिव होगा बच्चों और ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो अगर इस अल्काइल हैलाइड के आसपास कोई न्यूक्लियोफाइल आप रख दोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली में हम कहते किसको हैं, न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर पे अटैक करे। तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यूटिलाइज करके जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर है जहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है वहाँ पे अटैक करेगा और इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3NU। और ये जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है ये लीविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ OH नेगेटिव बच्चों क्या कर रहा है, गौर से देखिए, OH नेगेटिव इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। तो ब्रोमीन यहाँ पे लीविंग ग्रुप है एंड OH नेगेटिव आपका यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं SN2 रिएक्शन के ओवरऑल मैकेनिज्म को डिस्कस करूं, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए SN1 एंड SN2 के क्वेश्चंस अगर आप सच में सॉल्व करना चाहते हैं बिना किसी गलती के, तो आपको उसके लिए इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो इसका पूरा मैकेनिज्म है क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, तो इसलिए इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा 4, और 4 की वजह से ये कार्बन आपका sp3 है। तो ये जो sp3 है तो ये बेसिकली अरेंजमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे ये कार्बन है, कार्बन पे ये आपका ब्रोमीन लगा है। अब गौर से देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन और ब्रोमीन है उनके बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्ट होगा किसकी तरफ, यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा। मतलब कार्बन यहाँ पे डेफिशिएंट सेंटर है, उसी डेफिशिएंट सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल आपका क्या करता है बच्चों, बैक साइड से अटैक करता है। क्यों अटैक करता है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो इस मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड जैसे जैसे धीरे धीरे टूटना शुरू होगा उसी टाइम पे आपका OH नेगेटिव क्या करेगा, धीरे धीरे पीछे से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जिस टाइम पे बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ उसी टाइम पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू होगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस एक ही टाइम पे होता है बच्चों, ये रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप में होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ
बॉन्ड बनाना और लीविंग ग्रुप का कार्बन को छोड़ के जाना, ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही होती हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ये OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, इस कार्बन पे जो लगे हुए 3 हाइड्रोजन हैं वो प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का कन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं। मतलब ये जो कार्बन है इस पे जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में आ जाता है, ठीक है। मतलब इन तीनों के बीच में आपस में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और उसके बाद ये जो कार्बन और ब्रोमीन है, इनके बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो चुका है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। और ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो चुका है, उसको भी मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो ये जो डॉटेड लाइन बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्शियल बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल पार्शियल बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर चुका है और लीविंग ग्रुप पार्शियल बॉन्ड यहाँ से, मतलब कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियली टूटना शुरू हो चुका है। अब ये जो हमारा यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में किसका स्ट्रक्चर है, ट्रांजिशन स्टेट का। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या दिखाते हैं कि किस तरह से आपका जो बॉन्ड ब्रेक होता है या किस तरह से बॉन्ड आपका फॉर्म होता है, उसको हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये नेगेटिवली चार्ज है और जो लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है वो भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। तो ब्रोमीन के ऊपर भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। तो ब्रोमीन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन द ट्रांजिशन स्टेट एंड OH नेगेटिव विल हैव अगेन पार्शियल नेगेटिव इन द ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो कार्बन है वो हमारा कार्बन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा। मतलब ये जो कार्बन सेंटर है उस पर थोड़ा सा डेल्टा प्लस चार्ज होगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें बच्चों, तो ये ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दो जगह पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और एक जगह पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं ओवरऑल नेट चार्ज की बात करूँ तो नेट चार्ज हमारा ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो हमारा बच्चों ट्रांजिशन स्टेट है ये ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड बना रहा है, 3 कंप्लीट बॉन्ड है। ये 3 हाइड्रोजन जो एक दूसरे के साथ ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में अरेंज है, ये तीनों बॉन्ड आपके क्या है, सेम प्लेन में है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड है वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। ये ऑक्सीजन पार्शियली बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर चुका है और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट कर चुका है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में। लेकिन अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी क्या है, ज्योमेट्री इसका TBP है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब इसको यहाँ अलग से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो 3 हाइड्रोजन आप देख रहे हैं बच्चों, ये कुछ इस तरह से होगा एक ही प्लेन में। और ये जो हमारा OH है, लेटेस्ट से मैं इसको ऊपर दिखा रही हूँ, और ये जो हमारा ब्रोमीन है, लेटेस्ट से इसको मैं नीचे दिखा रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी किस तरह की ज्योमेट्री आ चुकी है। ये हमारे पास क्या है, 3 एक ही प्लेन में है। ऊपर वाला जो OH है, अगर मैं इसको तीनों के साथ कनेक्ट कर दूं और नीचे वाले को भी तीनों के साथ कनेक्ट कर दूं, तो किस तरह की ज्योमेट्री हमें मिल रही है, हमें यहाँ पे मिलेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होती हैं वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है। पेंटा कोऑर्डिनेटेड इन द सेंस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 5। मतलब हाईली अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आपका काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। नाउ अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन, तो बच्चों जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हम स्टेरिक नंबर को काउंट करते हैं। और स्टेरिक नंबर हमारा बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर 0। और सिग्मा बॉन्ड में उसी बॉन्ड को हम कंसीडर करेंगे जो कंप्लीट होगा। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हमारे कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ हम 3 ही बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा स्टेरिक नंबर 3 आ गया। और स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस इट इज हैविंग अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, it is a penta coordinated carbon, but still this carbon is having sp2 hybridization. This is very very important point बच्चों।
तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक साइड से अटैक किया, मतलब जो लीविंग ग्रुप है और जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे अलाइंड होते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को निकालेगा और मेन प्रोडक्ट को बनने से पहले यहाँ पे इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट होता है जहाँ पे कार्बन आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और पूरा ट्रांजिशन स्टेट की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब गौर से बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो रिएक्टेंट के अंदर कार्बन का कन्फ्यूगरेशन है और प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन का कन्फ्यूगरेशन है, मतलब कार्बन के तरफ जो अरेंजमेंट है, ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है वो टोटली इन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे इस कार्बन पे जो लीविंग ग्रुप है वो जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल इस प्रोडक्ट के अंदर लगा हुआ है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो टोटली क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है, मतलब इन्वर्ट हो चुका है। हम इस तरह के फिनोमिना को कहते हैं, मतलब हम ये कहेंगे कि SN2 के अंदर फाइनली क्या हुआ है बच्चों, इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन इन द सेंस कि अगर मान के चलिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ, लेट अस से इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे होते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग होते एंड मान के चलो ये कार्बन हमारा R है, इसका कन्फ्यूगरेशन R है, तो फाइनली प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन होगा उसका वहाँ पे कन्फ्यूगरेशन S हो जाएगा। मतलब कन्फ्यूगरेशन आपका क्या होता है SN2 के अंदर, जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। अगर ये R है तो ये S होगा, अगर ये S होगा तो ये R होगा। मतलब SN2 एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। मतलब लीविंग ग्रुप जिस साइड से निकलता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये सारी बातें बच्चों आप लोगों को SN2 से रिलेटेड ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसके सारे पॉइंट जो हमने मैकेनिज्म के अंदर डिस्कस की, उस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस SN2 से रिलेटेड सॉल्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे गौर से देखो, ये जो हमारा रिएक्शन है SN2 का, ये एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। सिंगल स्टेप इन द सेंस जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा उसी टाइम पे आपका लीविंग ग्रुप बाहर से निकल जाएगा। तो ये पूरा जो रिएक्शन हमारा होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहला पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। व्हाई? बिकॉज सिंस दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। और इसी स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही इन्वॉल्व है इसी स्टेप के अंदर, राइट। तो इसका मतलब जो आपका रेट है वो इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हो रही है और सिंगल स्टेप के अंदर ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट है रिएक्शन को करवाने के लिए, तो हम रेट को क्या कहेंगे, रेट इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन एंड न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन। अगर हम ऑर्डर की बात करें बच्चों तो अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर 1 है, मतलब रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, इनके पावर को आपस में ऐड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। सेकेंड बात, इट इज़ अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर हम किसको कहते हैं, जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 होती है। अगर बच्चों ये सिंगल स्टेप में आपका रिएक्शन हो रहा है तो सिंगल स्टेप वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। आप सभी लोगों को अगर केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक आइडिया है तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वही उसकी मॉलिकुलरिटी होती है, बट कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हमें उसके मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है ऑर्डर को निकालने के लिए, और मॉलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे सिंस रिएक्शन बच्चों एक सिंगल स्टेप में हो रहा है तो सिंगल स्टेप के अंदर अगर ये रिएक्शन हम करवाएंगे तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बाई मॉलिकुलर कहते हैं, मतलब रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी 2 है। तीसरी बात, इन द ट्रांजिशन स्टेट ये जो कार्बन है वो पेंटावेलेंट है, जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रखा हुआ है।
ठीक है, तो इसलिए इसको हम पेंटावेलेंट कहेंगे या पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन कहेंगे। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे आप लोग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसा कि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि स्टेरिक नंबर हमारा 3 आया है, जिसके करस्पॉन्डिंग कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इन द ट्रांजिशन स्टेट देयर इज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। जैसा कि ऑलरेडी मैं बच्चों आप लोगों को यहाँ समझा चुकी हूँ कि ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उस पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट के अंदर उस पे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे। और ये जो हमारा यहाँ पे ब्रोमीन है ये भी अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलना चाहेगा, तो इसलिए ब्रोमीन के ऊपर भी क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आपका डेवलप होना शुरू होगा। और कार्बन जो आपका सेंटर वाला है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें तो ओवरऑल चार्ज जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट पे होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि इन ट्रांजिशन स्टेट देयर इज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। एंड एक और बात, अगर आपके पास सपोज बहुत सारे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कहाँ पे होगा, तो जिसका ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका SN2 उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा बच्चों। क्योंकि हर रिएक्शन अगर प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो एक स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरना चाहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जिस अल्काइल हैलाइड का ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी SN2 में उतनी ही ज़्यादा होगी। ना अब कैसे पता चलेगा कि किसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है किसका कम स्टेबल है, तो सिंस जैसा अभी मैंने कहा बच्चों कि ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा ग्रुप इस कार्बन पे कोई लगा होना चाहिए। अगर मान के चलिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इस ओवरऑल नेगेटिव चार्ज को क्या करे, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज रखे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप करेगा। और नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप कहता है। तो अगर सपोज इस कार्बन पे जिस पे आपका लीविंग ग्रुप लगा है, अगर उस कार्बन पे बच्चों कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉ करने वाला ग्रुप अल्टीमेटली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। और नेगेटिव चार्ज अगर आपका स्टेबलाइज होता है तो SN2 का रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। एंड कौन करेगा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे वो -M दिखाता हो या -I दिखाता हो, ऐसे ग्रुप्स ही हमारे क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। और अगर ट्रांजिशन स्टेट आपका स्टेबल है तो रेट ऑफ SN2 भी आपका काफ़ी फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीविंग कैपेसिटी ऑफ अ लीविंग ग्रुप। बिकॉज बच्चों देखो ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, और इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा। अगर ये लीविंग ग्रुप बच्चों सपोज निकलना ही नहीं चाहता हो तो आप न्यूक्लियोफाइल को जब पीछे से अटैक कराओगे और अगर ये लीविंग ग्रुप पुअर होगा, अगर ये निकलेगा ही नहीं तो आपका रिएक्शन होगा नहीं। तो इसलिए लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा यहाँ पे आपका रिएक्शन SN2 का उतना ही फास्ट होगा। मतलब बेटर विल बी द लीविंग ग्रुप, फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। तो यही बात लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग कैपेसिटी ऑफ अ लीविंग ग्रुप। अब अगर सपोज R के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडाइड लगा है या ब्रोमाइड लगा है या क्लोराइड लगा है या फ्लोराइड लगा है, पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो बच्चों देखो, कार्बन के साथ अगर आयोडीन लगाओगे, कार्बन के साथ अगर ब्रोमीन है, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन है या कार्बन के साथ अगर फ्लोरीन है, तो जहाँ पे बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा, जैसे कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे छोटा है क्योंकि फ्लोरीन का साइज काफ़ी छोटा है। बॉन्ड अगर छोटा होता है, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे से क्या होती हैं बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जिसका बॉन्ड का लेंथ छोटा है उसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, और जिसका बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है वहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाना काफ़ी डिफिकल्ट रह जाएगा। और यहाँ पे बॉन्ड आपका सबसे वीक है बच्चों, तो वीक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा ईजी होगा। मतलब ये हमारा सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा।
और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप हमारा कौन होगा बच्चों, यहाँ पे F होगा। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा बच्चों, SN2 का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो RI विल बी ग्रेटर देन RBR, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस एट कार्बन एट विच न्यूक्लियोफाइल अटैक। देखिए बच्चों, इस पूरे मैकेनिज्म में हमने क्या देखा, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकलता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि जिस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस कार्बन पे हमने बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगा दिए। तो अगर कोई बल्की ग्रुप आप लगा दोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी से एंटर नहीं कर पाएगा कार्बन पे अटैक करने के लिए। मतलब अगर बल्कीनेस यहाँ ज़्यादा होगा, अगर इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अगर उस कार्बन पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स लगा दोगे तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या होगा इस कार्बन पे अटैक करने के लिए, बहुत स्लो हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो SN2 का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, SN2 का रेट तभी फास्ट होगा अगर इस कार्बन सेंटर पे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का पीछे से अटैक होता है वहाँ पे ग्रुप्स क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे, मतलब बल्कीनेस क्या होगा, कम। तो जैसे आप देख सकते हैं इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन रखा है और हाइड्रोजन सबसे छोटा ग्रुप है, तो इसलिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ईजिली अप्रोच करने देगा कार्बन पे अटैक करने के लिए और लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लेटर से मैंने मिथाइल लगा दिया, 3 मिथाइल लगा दिया, तो तीनों मिथाइल क्या करेंगे, इस इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को काफ़ी ज़्यादा रोकेंगे और रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, हिंड्रेंस जितना कम होगा कार्बन सेंटर पे, रेट ऑफ SN2 उतना ही फास्ट होगा। इसी लॉजिक को देखते हुए बच्चों, जैसे मान के चलिए ये 4 मॉलिक्यूल है और हमें यहाँ पे रेट ऑफ SN2 के बारे में सीक्वेंस बताना है। तो आप देखिए पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है पीछे से, तो ये जो कार्बन है वहाँ पे अटैक कराएंगे और उस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तीनों छोटे छोटे ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत आसानी से आने देंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो कार्बन है जहाँ पे Cl लगा है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बट अब उस कार्बन पे बच्चों 2 हाइड्रोजन है और एक बल्की ग्रुप आ चुका है, तो पहले के कंपेरेटिवली रेट यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन पे आएगा और यहाँ से Cl को हटाएगा। अब इस कार्बन पे 2 बल्की ग्रुप आ चुके हैं और यहाँ पे जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा वहाँ 3 बल्की ग्रुप आ चुके हैं। तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होगा वो भी स्लो हो जाएगा। इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें बच्चों 8th पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जितने भी SN2 रिएक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही हमारा इस तरह के रिएक्शन को फेवर करता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखिए ये जो पूरा रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी तो ये एक ही स्टेप में क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। अगर ये स्लो होगा तो स्लो होने की वजह से, मतलब अगर ये वीक होता, मान के चलिए ये न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होता, तो वीक न्यूक्लियोफाइल बच्चों एक ही टाइम पे अटैक करके लिविंग ग्रुप को नहीं निकाल सकता है। वो सबसे पहले क्या करता, यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकलने देता, निकलने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता और उस पॉजिटिव चार्ज पे आपका न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंस एक ही स्टेप में आपका रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इस रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा आसानी से करवा सके, मतलब सिंगल स्टेप में इस रिएक्शन को करवा सके। और ये तभी पॉसिबल है अगर ये आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के रिएक्शन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को प्रिफर करते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें से कोई एक रिएजेंट आपको यूजुअली दिया होता है। OH नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, SH नेगेटिव, RS नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, N3- अजाइड आयन इसको कहते हैं। इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आपको दे दिया जाता है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो किसको सपोर्ट करते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितने भी SN2 रिएक्शंस हमारे होते हैं बच्चों, वो यूजुअली फेवरेबल होते हैं कौन से मीडियम के अंदर, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहा जाता है, ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाता है बच्चों जिनका नेट डाइपोल मोमेंट तो नॉन जीरो होता है, मतलब वो पोलर होते हैं,
लेकिन वो अप्रोटिक नेचर के नहीं होते हैं, मतलब वो H+ को दे नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो पोलार तो हैं लेकिन प्रोटॉन डोनर टेंडेंसी उनकी नहीं है, मतलब वो H+ को नहीं दे सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट को हम पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और ऐसे सॉल्वेंट यूजुअली फेवरेबल होते हैं कहाँ पे बच्चों, SN2 रिएक्शन के अंदर फेवरेबल होते हैं। कौन कौन से हमारे सॉल्वेंट है बच्चों, एसीटोन, या फिर हमें एसीटोनाइट्राइल दिया जा सकता है, या DMF। दीज आर द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। DMF हो गया, एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, और इसी तरह से HMPA हो गया जिसको हम हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइअमाइड कहते हैं। तो ये जो हमारे 4 कॉमन सॉल्वेंट है, दीज आर द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और ध्यान रखिएगा इन्हीं सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर बच्चों में अराइल हैलाइड की बात करूँ, किसको अराइल हैलाइड कहते हैं, जहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होता है, इस मॉलिक्यूल के अंदर SN2 रिएक्शन नहीं होती है। रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों, क्योंकि देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है अराइल हैलाइड, इसमें क्या होगा बच्चों, अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच करने की कोशिश करेगा, सबसे पहले बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन ऑफर करेगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इस बेंजीन के रिंग में भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने से रोकेगा, क्योंकि ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन के रिंग के अंदर मौजूद हैं ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन देंगे। दूसरा रीज़न, ये जो हमारा कार्बन है बच्चों बेंजीन का जिस पे हैलोजन लगा है, वहाँ पे हैलोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ क्या बना चुका है बच्चों, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन बनने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ चुका है, और डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आने की वजह से कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड मजबूत हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से इस बॉन्ड को अब तोड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है वो अराइल हैलाइड के केस में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होता है। वही रीज़न अगर बच्चों हम यहाँ पे सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल के अंदर दे दें, सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा क्या है, यहाँ पे विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड हम किसको कहते हैं, उस हैलाइड को कहते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन आपका कहाँ पे मौजूद होता है बच्चों, विनाइलिक कार्बन पे मौजूद होता है। और विनाइलिक कार्बन किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसको हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। तो जो विनाइलिक कार्बन है हमारा, ये वाला जो कार्बन जिस पे आपका क्या है लगा हुआ बच्चों, हैलोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा विनाइलिक कार्बन है। और ये जो विनाइलिक कार्बन है हमारा, यही इसी कार्बन पे अगर हैलोजन लगा हुआ है तो इसी को हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल भी आपका बच्चों SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करता है, और इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हैलोजन है वो फिर से क्या है बच्चों, देखिए गौर से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना चुका है। इसका जो लोन पेयर है वो फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बनाने की वजह से कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुकी है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, बिल्कुल भी इन दोनों के अंदर SN2 रिएक्शन नहीं होगा। और रही बात इस बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल के अंदर, तो बाईसाइक्लो मॉलिक्यूल के अंदर गौर से देखो बच्चों, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक हैलोजन लगा है, न्यूक्लियोफाइल लेटर से पीछे से अप्रोच करने आता है। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, क्योंकि जब रिएक्शन आपका SN2 के अकॉर्डिंग होगा वो मेन प्रोडक्ट बनाने से पहले इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरेगा, और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये जो कार्बन सेंटर है वो क्या है, sp2। और sp2 अटेन करने के लिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, 120 डिग्री एंगल की, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल 120 डिग्री एंगल को एक्वायर कर सकता है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, वही मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन के अंदर फेवरेबल होगा। लेकिन गौर से देखो इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों ये जो कार्बन सेंटर है ब्रिज हेड वाला, वो यूजुअली नॉन प्लेनर होता है,
मतलब ये कार्बन जो है हमारा ब्रिजहेड वाला, वो इस बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल के अंदर नॉन प्लेनर होगा। ये कभी भी प्लेन के अंदर, मतलब इसके सारे एटम सेम प्लेन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो जब इसके सारे एटम सेम प्लेन में आ ही नहीं सकते हैं तो ये कार्बन कभी भी 120 डिग्री अचीव नहीं कर पाएगा। और अगर ये कार्बन 120 डिग्री अचीव नहीं कर सकता है तो ये ट्रांजिशन स्टेट इसका स्टेबल होगा नहीं, और जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ही नहीं होगा वो SN2 रिएक्शन आपका देगा नहीं, या फिर अगर देगा भी तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आपकी स्लो होगी जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही रीज़न है कि ये 3 मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन को फेवर नहीं करते हैं। तो ये आप लोगों को बच्चों अब ध्यान रखना है कि ये तीनों मॉलिक्यूल आपके SN2 नहीं देते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये मैंने एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जहाँ पे 2 लीविंग ग्रुप है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। अब मैंने 2 केसेस ले लिया है, एक मैंने लिया है न्यूक्लियोफाइल 1 इक्विवेलेंट और एक बार मैंने न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले रखा है। अभी जस्ट मैंने क्या कहा था ऊपर कि अराइल हैलाइड, जहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड होता है, वो मॉलिक्यूल आपका SN2 रिएक्शन नहीं देता है। मतलब ये जो हमारा हैलोजन होगा बच्चों, इसको हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। लेकिन ये जो Cl लगा है CH2 से, ये Cl आपका क्या है बच्चों, ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करा पाएंगे। OH नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। चाहे आप 1 इक्विवेलेंट यूज़ करें, चाहे आप एक्सेस में यूज़ करें। एक्सेस में भी अगर आप OH नेगेटिव को लेंगे बच्चों तो ये OH नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन पे अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अटैक करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि जस्ट अभी एक रीज़न दिया था कि हैलोजन क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर अचीव करने की वजह से बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना चुका है। तो दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो Cl है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपके Cl को रिप्लेस कर देगा OH। ये प्रोडक्ट यहाँ भी बनेगा और एक्सेस के केस में भी हम यही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दोनों ही केस में हमारा यही प्रोडक्ट मेजर होगा। दूसरी बात अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ एक बार मैंने SH नेगेटिव लिया है और दूसरे जगह पे मैंने अजाइड आयन लिया है। दोनों ही हमारे किस तरह के न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को लिस्ट दिया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, ये फिर से क्या करेंगे, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है उस पे हमारा है डेल्टा प्लस, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है जिससे लीविंग ग्रुप लगा है उससे एक फिनाइल का रिंग भी कनेक्टेड है बच्चों। और फिनाइल का ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका कैसा कार्बन है, sp2, और sp2 कार्बन है, और जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है वो कार्बन आपका कैसा है, sp3। अब sp3 और sp2 के बीच में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींच लेगा, ये फिनाइल रिंग खींच लेगा। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जब फिनाइल रिंग अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पे काफ़ी ज़्यादा डेल्टा प्लस बना देगा। और जस्ट एक ऊपर में एक लाइन भी कहा था आप लोगों को बच्चों कि ट्रांजिशन स्टेट पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है। उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन ऑफर करेगा, उसको स्टेबिलिटी ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जिस कार्बन पे डेल्टा प्लस लगा है वहाँ पे एक -I ग्रुप लगा है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है। तो -I ग्रुप की वजह से इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और उसी स्टेबिलिटी की वजह से SN2 रिएक्शन आपके काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएंगे। तो ये SH नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, पीछे से इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। यहाँ पे ये अजाइड आयन अटैक करेगा और Cl को बाहर निकालेगा। तो दोनों ही केस में आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चों, TH CH2 और Cl को हटा के SH लगा दीजिए। यहाँ पे PH CH2 और यहाँ पे Cl को हटा के N3 लगा दीजिए। जहाँ पे फिनाइल, PH हमारा क्या है बच्चों, फिनाइल रिंग है। मतलब हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे और ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पे। इसी तरह से अगर बात करें बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ भी गौर से देखो, 2 हमारे पास लिविंग ग्रुप है, Cl भी है, ब्रोमीन भी है, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, SH नेगेटिव है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच विल फेवर SN2 रिएक्शन। नाउ यहाँ देखिए बच्चों, ये जो ब्रोमीन है इसका लोन पेयर एक्चुअली में इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना चुका है। ये किस तरह का हैलाइड है, दिस इज विनाइल हैलाइड।
क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली आपका हैलोजन लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जा नहीं सकता है, क्योंकि जैसा रीजन मैंने ऊपर दिया था, विनाइल हैलाइड में भी हैलोजन का लोन पेयर क्या करता है, कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका ये लीविंग ग्रुप नहीं हटा पाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये Br एज इट इज रहेगा और यहाँ पे SH लगा दो। यहाँ पे देखिए ये जो अल्काइल हैलाइड है, गौर से देखिए बच्चों, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा है, N3- विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जो कि SN2 रिएक्शन को फेवर कर सकता है। बट गौर से देखो बच्चों, सिंस ये कार्बन जिस पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, जब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच करने आएगा यहाँ से इस लीविंग ग्रुप को हटाने के लिए, उस कार्बन पे बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ मिथाइल है, ऊपर वाला भी मिथाइल है, और यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, मतलब तीनों ही ग्रुप बल्कि हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अप्रोच करने आएगा तो ये तीनों बल्कि ग्रुप उसको क्या करेंगे, रिपल्शन देंगे। रिपल्शन मिलने की वजह से बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन आपके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ भी दो लीविंग ग्रुप आप देख सकते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल है, इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे बना देती हूँ। ये मॉलिक्यूल है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। अब अगर यहाँ पे बच्चों NaSH का रिएक्शन कराएंगे, जहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, SH-, तो ये वाला देखो बेटा, यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ये फिर से आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा अराइल हैलाइड है, जिसमें ब्रोमीन आपका डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से कनेक्टेड है, तो ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर एक्वायर कर लेगा। डबल बॉन्ड के कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये सिर्फ इसी कार्बन पे अटैक करेगा बैक साइड से और Cl को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों, ये Br एज इट इज रहने दो और यहाँ पे SH लगा दो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें स्टीरियो केमिस्ट्री को भी साथ साथ में कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो देखो बच्चों, जिस कार्बन पे Cl है उसी कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और अटैक कैसे होता है, बैक साइड से। अब देख सकते हैं कि जो लीविंग ग्रुप है बच्चों, ये सॉलिड वेज पे दिखा है। सॉलिड वेज का मतलब क्या है कि आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये जो हमारा Cl ग्रुप है, ये आपकी तरफ प्रोजेक्टेड है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ से अटैक करेगा बच्चों, जस्ट इसके पीछे से 180 डिग्री एंगल पे। तो अगर ये लीविंग ग्रुप आपका सॉलिड वेज पे है, जो कि आपकी तरफ प्रोजेक्टेड है, तो हम यहाँ पे जब प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो प्रोडक्ट के अंदर हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीविंग ग्रुप है हमारा, उसको अब डैश पे दिखा देंगे। ये डैश क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रुप आपसे दूर है। जैसे Cl आपकी तरफ था, तो ये हमारा जो ग्रुप है वो सिंस पीछे से अटैक कर रहा है ना, इसीलिए हम उसको कहाँ दिखाएंगे बच्चों, डैश पे। हाइड्रोजन एज इट इज दिखा दीजिए, और जो ग्रुप हमारा पहले डैश पे था ना, उसको क्या कीजिएगा, उसको अब सॉलिड वेज पे दिखा दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है इस SN2 रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन सेंटर है बच्चों, ये कायरल सेंटर है, इससे चारों ग्रुप्स अलग अलग लगे हैं। इवन ये जो हमारा कार्बन सेंटर था, ये भी क्या था बच्चों, कायरल सेंटर था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन कायरल सेंटर है जिस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो हम उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है ना, हम कहते हैं कि वॉल्डेन इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। वॉल्डेन इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। इन्वर्जन तो हर जगह पे हो रहा है, बट इन्वर्टेड प्रोडक्ट हम, वॉल्डेन इन्वर्टेड प्रोडक्ट हम कब कहेंगे, जब हमारा कायरल सेंटर जिस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, कायरल नेचर का होता है। मतलब जिस कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर उससे चारों ग्रुप्स अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि इन्वर्जन आपका क्या है, वॉल्डेन इन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए इस कार्बन पे ब्रोमीन, ये हमारा लीविंग ग्रुप है, तो SH नेगेटिव क्या करेगा, इसके जस्ट बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे और यहाँ से इस ग्रुप को निकाल लेगा। तो प्रोडक्ट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे,
ये मिथाइल, ये ड्यूटेरियम एज इट इज रहने दीजिए। ये ब्रोमीन जा चुका है, ठीक है। और ब्रोमीन जब हटेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो उसके जस्ट ऑपोजिट से लगेगा, यहाँ SH लगाना है। और ये जो हाइड्रोजन जो पीछे दिख रहा था, अब वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, सामने आ जाएगा। इसको मैं अगर इसको स्टीरियो केमिस्ट्री अगर 3 डायमेंशन के टर्म्स में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेट अस से ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और यहाँ पे ब्रोमीन है। लेट अस से यहाँ पे SH नेगेटिव ने अटैक कर दिया, तो फाइनली आप प्रोडक्ट कैसे लिखोगे बच्चों, ये पीछे से अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से सामने से निकल जाएगा। अब ये जो कार्बन है उस पे मिथाइल, और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, यहाँ पे SH को कहाँ दिखाओगे आप, डैश में। SH विल बी ऑन द डैश, और उसके बाद जो ड्यूटेरियम है वो आपका कहाँ पे चला जाएगा बताइए। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है ना उसको मैं डैश पे ले लेती हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सपोज मैंने जो लीविंग ग्रुप था उसको एक बार वेज पे रख दिया, ये हमारा मॉलिक्यूल है। लेट अस से इसको मैंने 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा क्या फिशर प्रोजेक्शन है जो कि 2 डायमेंशन है, उसको मैंने क्या कर दिया, लेट अस से 3 डायमेंशनल वेज डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं SH नेगेटिव की बात करूँ तो ये SH नेगेटिव क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा और यहाँ से सामने से ब्रोमीन को हटा देगा। तो ये जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे बच्चों, ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट होगा। इन्वर्टेड प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो ये जो हमारा ब्रोमीन है, सिंस वो आपका डैश पे था, तो अब हम उसको कहाँ पे दिखा देंगे, लीविंग जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे बच्चों, अब डैश पे दिखा देंगे, ठीक है। और जो पहले से डैश पे था उसको अब कहाँ दिखा देंगे बच्चों, सॉलिड वेज पे दिखा देंगे। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट लिखते हैं इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चंस है उसमें हमें ये डिसाइड करना है कि जो मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं उसमें SN2 का रेट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कहाँ रेट फास्ट होगा SN2 का, कहाँ पे रेट आपका स्लो होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में गौर से देखो, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है उस कार्बन की बात होगी। यहाँ पे भी जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है उस पे बात हम करेंगे। पहला मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखोगे बच्चों तो इस साइड भी आपके पास क्या है, एक sp2 ग्रुप लगा हुआ है। दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, और इस तरफ क्या लगा है, एक NO2 ग्रुप लगा है जो बहुत ही अच्छा -I ग्रुप है, राइट। और ये जो कार्बन है जिसपे Cl कनेक्टेड है वो कार्बन कैसा कार्बन है बच्चों, sp3 कार्बन है। अब गौर से देखिए, कार्बन से नाइट्रोजन लगा है तो इंडक्टिवली ये सारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ ले जाएगा, NO2 अपनी तरफ खींचेगा, स्लाइटली उसकी तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। और रही बात इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये कार्बन sp3 है बीच वाला और ये sp2 है, तो sp2 sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इंडक्टिवली -I ग्रुप, ये मतलब ये ग्रुप आपका क्या करेगा, -I लगाएगा। मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों तरफ कार्बन के -I ग्रुप लगे हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है बच्चों, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कौन ऑफर करेगा, -I ग्रुप करेगा। तो जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है उस पे जितने अच्छे -I ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे, उस मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन स्टेट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा तो SN2 रिएक्शन का स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और रही बात सेकेंड मॉलिक्यूल की, तो सेकेंड मॉलिक्यूल में जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है बच्चों उस पे भी एक -I ग्रुप है, ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही -I है, यहाँ दोनों तरफ -I है। तो इसीलिए इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ज़्यादा स्टेबल है।
और जिसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है SN2 रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट देता है। वही लॉजिक मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी लगाऊंगी बच्चों। यहाँ देखो, भले ही इस कार्बन पे हिंड्रेंस कम है इसके कंपैरेटिवली, बट हिंड्रेंस से भी कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी आप बच्चों देंगे ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को। जो ग्रुप अगर थोड़ा बहुत हिंडर्ड भी है लेकिन अगर वो ट्रांजिशन स्टेट को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, वही मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन को फास्ट देता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कार्बन है उस पे लगा है एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन पे क्या है? सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का माइनस आई कितना होता है बच्चों? 0 होता है। लेकिन यहाँ पे इसका कुछ माइनस आई है, और उस माइनस आई की ये जो माइनस आई ये ग्रुप लगाएगा, उसकी वजह से पहले मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है और इसको स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जो कि पहले मॉलिक्यूल में अवेलेबल है। इसलिए यहाँ पे हिंड्रेंस, सेकेंड मॉलिक्यूल में हिंड्रेंस कम होने के बावजूद यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में SN2 का स्पीड बच्चों काफी फास्ट होगा बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। वही सेम लॉजिक मैं थर्ड वाले क्वेश्चन में भी लगाऊंगी। जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसको गौर से देखिए। इस कार्बन पे किस तरह का ग्रुप लगा है? इथाइल ग्रुप C2H5, और इथाइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं? प्लस साई। और यहाँ पे कैसे ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों? C डबल बॉन्ड O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब ये माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज जो ट्रांजिशन स्टेट में बनता है उसको स्टेबिलिटी देगा, और प्लस आई ग्रुप नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। तो किसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? पहले वाले का। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल SN2 रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़े से लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे, ध्यान दीजिए। अभी जस्ट बच्चे याद करो, जब मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको समझाया था तो उस मैकेनिज्म के अंदर मैंने क्या कहा था कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती हैं वहाँ पे कार्बन आपका sp2 एक्वायर हो जाता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्वायर कर लेता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का क्लियर का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन के साथ जो बॉन्ड लगे हुए हैं उनके बीच का एंगल कितना कितना होना चाहिए? 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। मतलब जो मॉलिक्यूल इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 120 डिग्री एंगल अचीव कर सकता है आसानी से बिना किसी स्ट्रेन के, तो वही मॉलिक्यूल आपका सबसे ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। अब गौर से देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में ये जो कार्बन है, लेट अस से यहाँ न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करने आ रहा है बच्चों। इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ। यहाँ पे इमेजिन करो ये जो कार्बन है इस पे Cl मैंने कुछ इस तरह से दिखा दिया। यहाँ पे रेस्ट एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को मैंने ऊपर दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो आपका न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने आ रहा है, यहाँ से अटैक करने आएगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बननी चाहिए, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनना चाहिए इसका। और जहाँ पे एंगल ये कितना हो जाना चाहिए था बच्चों? दिस एंगल, ये जो एंगल है या फिर ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना हो जाना चाहिए? 120 डिग्री हो जाना चाहिए। बट गौर से देखो इस रिंग को, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, और साइक्लोप्रोपेन के अंदर क्या होता है? ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। मतलब कि अगर इस मॉलिक्यूल को SN2 रिएक्शन देना है तो उसको अपना बॉन्ड एंगल कितना करना पड़ेगा? 120 डिग्री करना पड़ेगा। बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री। मतलब उसको अटेन करना था 120 डिग्री SN2 को कराने के लिए, बट एक्चुअल है सिर्फ 60 डिग्री। मतलब काफ़ी ज़्यादा एंगल में क्या है? स्ट्रेन आना चाहेगा। मतलब अगर 60 डिग्री 120 डिग्री पे जाना चाहेगा तो एंगल को काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा? एंगल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा। तो जब एक्चुअल एंगल और जितनी एंगल की रिक्वायरमेंट है अगर उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा बच्चों, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंगल में स्ट्रेन है। और एंगल्स में जितना ज़्यादा स्ट्रेन होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा। तो सबसे अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ये 3 मेंबर का बनेगा। यहाँ देखिए यहाँ का एंगल कितना है? 90। तो ये समवट 120 डिग्री के 60 डिग्री के कंपैरेटिवली क्लोज है। यहाँ पे ज़्यादा डेविएशन है पहले वाले केस में।
एंगल, एक्चुअल एंगल है 60, चाहिए 120, तो डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ एक्चुअल एंगल है 90 बट चाहिए इसको 120, यहाँ भी थोड़ा सा डेविएशन है। यहाँ पे एंगल आपका इसके कंपैरेटिवली, यहाँ पे एंगल आपका क्या है, कम डेविएटेड है, और यहाँ पे सबसे कम डेविएटेड है। तो जहाँ पे डेविएशन कम होगा बच्चों, जहाँ पे डेविएशन कम होगा वहाँ पे एंगल का स्ट्रेन कम होगा, और जहाँ एंगल का स्ट्रेन कम होगा वहाँ पे उस मॉलिक्यूल को 120 डिग्री एंगल को अचीव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और जितना ईजिली वो 120 डिग्री अचीव कर सकता है, उसका ट्रांजिशन स्टेट उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल बनेगा बच्चों तो SN2 रिएक्शन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, हमें SN2 रिएक्शन कराना है। तो हर जगह पे न्यूक्लियोफाइल आपका पीछे से अप्रोच करेगा और सामने से लीविंग ग्रुप को निकालेगा। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। तो आप देखोगे ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों हर जगह पे कॉमन है चारों क्वेश्चन में। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि स्पीड कौन क्या देगा, मतलब कहाँ पे स्पीड फास्ट होगी, कहाँ पे स्लो होगी, वो सब कुछ डिसाइड किया जाएगा इस बेंजीन से जो ग्रुप जो कनेक्टेड है उसके नेचर के ऊपर। यहाँ देखिए OCH3 ग्रुप है। OCH3 ग्रुप बच्चों कैसा ग्रुप है, +M ग्रुप। मैंने सारे एक लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया है, +M एंड -M के ट्रिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पूरा मैंने डिटेल में उसको समझाया है, क्या हमारा कंसेप्ट होता है। पूरा कंसेप्ट मैंने एक तरह से समझा दिया है लॉजिक के साथ कि +M ग्रुप के सीक्वेंस को कैसे याद रखना है, -M के ग्रुप के सीक्वेंस को कैसे याद रखना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक रेफर नहीं किया है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत बच्चों पूरे ऑर्गेनिक में आप लोगों को पड़ेगी। तो इसलिए +M सीक्वेंस, -M सीक्वेंस, +I सीक्वेंस, -I सीक्वेंस, रेजोनेंस, ये सारे हमारे बेस होते हैं। ये बेस है किसी भी ऑर्गेनिक को समझने के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक नहीं देखा है, आपको एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट को यूज़ करके, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक्स दे के मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड किया है, ताकि आप लोगों को बहुत दिन तक याद रहे। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी +M और -M वाले लेक्चर के अंदर समझा चुकी हूँ। तो ये जो OCH3 है बच्चों, ये +M ग्रुप होता है। NO2 कैसा ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। और अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन से कनेक्टेड होता है बच्चों, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, +M ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ग्रुप भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, लेकिन लेस डोनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू +M। और -M इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है। हमने क्या कहा था कि SN2 के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और नेगेटिवली चार्ज को स्टेबिलिटी कौन ऑफर करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन तीनों के बीच में कौन है, -M ग्रुप है। तो -M ग्रुप बच्चों क्या करेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेगा नेगेटिव चार्ज को, जो कि ट्रांजिशन स्टेट में डेवलप होता है। इसलिए सेकेंड मॉलिक्यूल आपका सबसे फास्ट SN2 देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1, उसके बाद 3 और 4 में, तो 1 और 3 के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स लगे हैं, लेकिन 4th में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप्स नहीं है। इसका मतलब 4th मॉलिक्यूल के अंदर SN2 फर्स्ट एंड थर्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट होगा। एंड रही बात 1 और 3 में, तो 3 में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू +M ग्रुप। तो इसलिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिलीवर करेगा वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, और उसका SN2 का रेट उतना ही स्लो होगा। तो 4 के बाद हम 3 कहेंगे, और 3 के बाद किसका होगा बच्चों, फर्स्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड आपका 1 डिग्री है, ये अल्काइल हैलाइड आपका 2 डिग्री है, और ये अल्काइल हैलाइड आपका 3 डिग्री है। 3 डिग्री में हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से रेट यहाँ स्लो होगा, उससे फास्ट SN2 आपका 2 डिग्री में होगा, और सबसे फास्ट आपका 1 डिग्री में होगा। यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, तो हम लीविंग ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। यहाँ लीविंग ग्रुप आपका Cl है, यहाँ F है, यहाँ Br है। अब लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि Ri में सबसे फास्ट होगा, फिर Rbr में, फिर आपका RCl में, और फिर आपका Rf में। लॉजिक में ऊपर दे चुकी हूँ कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वही होता है जिसके बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उसके बॉन्ड को इजीली तोड़ा जा सकता है। तो सबसे फास्ट होगा यहाँ पे 3rd में, फिर होगा 1st में, फिर होगा 2nd में।
नेक्स्ट थिंग, कुछ और इम्पॉर्टेंट नोट्स है बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। KCN और AgCN बच्चों, ये जो CN नेगेटिव होता है बच्चों, ये एक तरह का एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। अब एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं बच्चों? ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं जिसके अंदर दो दो डोनर एटम होता है, जैसे CN नेगेटिव के अंदर कार्बन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। लेकिन कौन से केस में कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, कौन से केस में नाइट्रोजन के थ्रू अटैक करेगा, इसी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको KCN दिया जाए या NaCN दिया जाए, ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये दोनों जो हमारे कंपाउंड होते हैं ये आयोनिक होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड क्या होंगे? आराम से टूट जाएंगे Na प्लस और Cn माइनस में, और KCN आपका K प्लस एंड Cn माइनस में। अब ये जो हमारा बच्चों CN नेगेटिव है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन के थ्रू भी बॉन्डिंग हो सकती है। इमेजिन करो कि मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड सामने रखा है और मैं इसका रिएक्शन CN नेगेटिव के साथ कराना चाहती हूँ। अब इस कार्बन पे है डेल्टा प्लस, तो ये डेल्टा प्लस पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ये न्यूट्रल है और कार्बन यहाँ पे क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज जहाँ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और जो न्यूट्रल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा कार्बन है बेटा, यही अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, वो ज़्यादा आसानी से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मतलब बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। लेकिन अगर मैं AgCN की बात करूँ बच्चों, तो AgCN का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एक तरह का कोवलेंट मॉलिक्यूल है, दिस इज कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर बच्चों क्या है कि अगर ये कोवलेंट है तो इसका जो कार्बन है वो ऑलरेडी सिल्वर के साथ कनेक्टेड है, बॉन्डेड है, तो इसलिए कार्बन अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे अब हम किसके थ्रू बॉन्डिंग करेंगे? नाइट्रोजन के थ्रू। नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, वो उसी को यूज़ करके क्या करेगा? कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर ये दो चीज़ें आपको दी जाए, KCN या फिर NaCN, बॉन्डिंग हम कार्बन के थ्रू कराएंगे, बट AgCN अगर आपको दिया जाए तो ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा। तो पहले वाले केस में प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे? CH3CN, क्योंकि कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है कार्बन से, इस मिथाइल के कार्बन से, और यहाँ पे हम बॉन्डिंग किसके थ्रू करवाए हैं? नाइट्रोजन के साथ। तो ये नाइट्रोजन आपको कार्बन के साथ बॉन्ड दिखाना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों में रिलेशन है बच्चों, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट A बना, यहाँ प्रोडक्ट B बना, आइडेंटिफाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड B। तो A हमारा बच्चों क्या है? मिथाइल साइनाइड है, और यहाँ पे क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है। NC को हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। इसी तरह से बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन की बात करूँ, NaCN का तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्या होगा यहाँ रिएक्शन? CH3CN हो जाएगा। अब बात करते हैं KNO2N AgNO2 की। तो KNO2 बच्चों दिया जाए या NaNO2 दिया जाए, दोनों ही आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड टूट जाते हैं K प्लस N NO2 माइनस में। अब इस NO2 माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको कहूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आप फिर से देख सकते हैं बच्चों कि जो O है वो नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो नेगेटिवली चार्ज जहाँ पे होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है वही बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, मतलब अटैक आपका हमेशा उसी एटम के थ्रू होगा। तो ये जो O नेगेटिव N डबल बॉन्ड O है, उस पर हम ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करा के Cl को बाहर भेज देंगे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, ONO। इसको हम कहते हैं मिथाइल नाइट्राइट। और रही बात AgNO2 की, तो AgNO2 बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारा होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा AgNO2 का। तो ये जो हमारा AgNO2 है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है। अब
न्यूट्रल अगर दोनों होंगे तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन कभी भी ईजिली नहीं डोनेट करना चाहेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होने की वजह से नाइट्रोजन के थ्रू ही यहाँ पे अटैक होगा और Cl यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा, CH3NO2 बनेगा। इसको हम नाइट्रो मीथेन कह सकते हैं और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, मिथाइल नाइट्राइट कहेंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, ONO एंड NO2। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों, जितने भी तरह के मॉडल आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या जितने भी तरह के पॉइंट आप लोगों को SN2 से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, मैंने सारा पॉइंट आप लोगों को कवर कर दिया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एज वेल एज जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में भी बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।